नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लास में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2025 है या आप देने जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आया हूं जिसका नाम है सिविल सेवक टेस्ट सीरीज। क्योंकि आप दोस्तों पता है कि पढ़ते सभी हैं और एग्जाम के लिए सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्यों? इससे हमें यह पता चलता है हमारी तैयारी की लेवल कहाँ तक है और हमने क्या तैयार कर रखा है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा टारगेट है आपके लिए विजन आईएएस प्लस दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराना। ये दोनों टेस्ट सीरीज में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है। डेली मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। आप इसे देख लेंगे दोस्तों, आप कितना फायदा होगा अगर आप एग्जाम बैठने जा रहे हैं। आप इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। साथ ही और अगर आप जिस हिसाब से आपका पैटर्न बदला है पीसीएस और आरओ का, ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसे शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। क्या है? ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है हमारे सामने और इसका जो सेगमेंट है ये वाला, ये पॉलिटी वाले सेगमेंट है। ठीक है, हम देखेंगे कि पॉलिटी वाले सेगमेंट्स कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं और आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है और कॉन्सेप्ट कहां तक हो सकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। क्या है? अब आप पहला क्वेश्चन निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या संविधान कहां से लिया गया है और संबंधित देश? नीति निर्देशक तत्व कहां से है आप बताइएगा? आयरलैंड से है, बिल्कुल ये आपका सही है। दूसरा, क्या संसदीय प्रणाली अमेरिका? नहीं दोस्तों, ये नहीं। कहां से ली है संसदीय प्रणाली? आप कहां से? ब्रिटेन से। कहां से है? ब्रिटेन से है। ठीक है, मूल अधिकार ब्रिटेन से नहीं बल्कि यूएसए से। यूएसए यानी उल्टा लिख दिया था। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, दूसरे दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन टाइम नहीं लगाएंगे, वरना समस्या को आप उबने लगेंगे। बड़े प्रश्न मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सतर्क रह चलती है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथनों आप विचार करना है? जो कथन दिए गए उसके बारे में विचार करना है। क्या है? इससे व्यक्ति को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति है। बिल्कुल। कहां लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 तहत क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, है या नहीं? बिल्कुल। इसमें रिट जारी करने की शक्ति शामिल है। बिल्कुल, इसमें जो है, जो न्यायालय होते हैं 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कौन कौन सा? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के 5 रिट जारी किया जाता है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं को विचार करने से मना कर सकता है। नहीं दोस्तों, नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्वोच्च न्यायालय मना कर दे, ये हमारे फंडामेंटल राइट कौन सा अनुच्छेद 32 का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय इसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अवर न्यायालय में अन्य विधिक विकल्प न होने के बाद ही उपलब्ध होता है। नहीं दोस्तों, अवर न्यायालय मतलब है जो सबऑर्डिनेट न्यायालय, जो छोटे न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, उसमें होता है नहीं, ये उनके पास राइट नहीं है। यानी ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही है। क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही इसमें, और तीसरा और चौथा क्या है? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता के अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपको बताना है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। भारत के राज्यों द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाँ या ना? ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या है? कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए, जहां राज्य की नैतिकता की बात हो जाए, अखंडता की बात हो जाए, या किसी ऐसी बात हो जाए कि जो समाज के लिए लोकहित की, लोक व्यवस्था की बात हो जाए, लोकहित की बात हो जाए, वहां पे धार्मिक प्रथाओं पर क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका दूसरा भी सही है। भारत में एक आधिकारिक राजधर्म है। क्या कहीं आधिकारिक धर्म लिखा है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या इस्लामिक राष्ट्र हैं? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा गलत है। यानी आप देखेंगे तो पहला दूसरा सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड में आपको बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में थोड़ा अपने प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। संविधान के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। आपको ये बताना है आखिर संविधान का कौन सा कार्य है। क्या है? इससे सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगता है। अब बताइए,
लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सरकारें स्वेच्छाचारी हो सकती हैं कि अगर उनको संविधान के दायरा ना बताया जाए, संविधान लिखित ना दिया जाए, तो उनको ना पता हो कि मेरे सामने क्या कानून हो, तो क्या कर सकती, मनमानी कर सकती हैं। इसलिए उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अगला क्या स्टेटमेंट है? इससे सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रताएं मिल जाती है। अब बताइए, क्या स्वतंत्रताएं जो मिलती हैं असीमित मिलती हैं? ऐसा होता है कहीं? नहीं दोस्तों, असीमित स्वतंत्रता कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब मैं कहूं कि मेरे पास बोलने का अधिकार है तो मैं गाली दूंगा, क्या मेरे स्वतंत्रता यही है? नहीं, हमारी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? दूसरा गलत है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम दूसरा स्टेटमेंट गलत काट दें इसमें, तो दूसरा गलत है, ये भी कट गया ऑप्शन आपका सामने, ऑप्शन बी भी कट गया। ठीक है, आगे क्या है? अगला ऑप्शन पढ़िएगा। यह सरकार को समाज के सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के सक्षम बनाता है। बिल्कुल, जो संविधान है हमें क्या करता है? सरकार को लक्ष्य देता है। जैसे जहां डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी में ये लक्ष्य दिया गया है ना भाई साहब, आप क्या करेंगे समाज के लिए, कैसे नैतिक आदर्श बनाएंगे, कैसे लोगों का आकांक्षाओं को पूरा करोगे, ये काम दिया गया है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को हल करने की रूपरेखा तैयार प्रदान करता है। बिल्कुल, ये क्या कर सकते हैं? जो जितने भी सामाजिक समूह हैं संविधान द्वारा, उनके मध्य समन्वय करने की बात करता है ताकि संघर्ष उनके बीच में ना हो। यानी स्टेटमेंट क्या है? एक और एक, तीन, चार सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में संविधान सभा का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी आपको यह बताना है जो संविधान सभा गठित की गई तो उसका क्या उद्देश्य था? स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश विधियों को लागू करना, क्या ऐसा था? नहीं, हमें भैया अगर ब्रिटिश विधि लागू ही करना होता तो हम संविधान सभा क्यों गठन करते? तो लॉजिकली बात है। ठीक, अगला क्या? बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही सटीक बन रहा है कि भैया हमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बल्कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, औपनिवेशिक प्रशासन प्रथाओं को अंतिम रूप देना, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। अगर हम बात कर रहा हूं ना, और प्लस अगला ऑप्शन क्या है? केवल राजनीतिक प्रशासन है, विधिनिर्माण का नहीं। अब है क्या कि इसमें स्टेटमेंट बेवकूफी वाले स्टेटमेंट लग रहे हैं। आप देखेंगे आपको लगे कि यार कॉमन सेंस लगाएगी, जो कि यूपीएससी एक ऐसी तैयारी है, आपको ये नहीं बताया आपको ज्ञान कितना है, आप ये बताता है प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना यूज कर पाते एग्जाम में। आप सोचिएगा कि अगर हम संविधान क्यों निर्माण कर रहे थे? इसलिए कि ताकि हम अपने आप को जो ब्रिटिश शासन है उनसे कानून से बचे और अपना स्वयं का निर्माण कर सकें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? यही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है इसमें? इसमें तो रखा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, इसका नैतिक मूल्य से कोई संबंध नहीं है। ये बताइए, क्या स्टेटमेंट ये सही है? क्या भारतीय संविधान में कहीं नैतिक मूल्य का उल्लेख नहीं है? नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट क्या है? आपका गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे प्रावधान है जहां पे नैतिक मूल्य का उल्लेख किया गया है। यानी ऑप्शन क्या है आपका? पहला गलत है। ठीक है, अगला क्या है? संविधान के सामाजिक संविधान के सामाजिक, जैसे नैतिक मूल्य क्या बता दूं? जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय, न्याय क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय क्या है? नैतिक मूल्य ही तो है आपका, है कि नहीं है? ठीक, समानता, स्वतंत्रता, ये क्या? जैसे समानता दिया जाता है लोगों को या स्वतंत्रता दिया जाता है, ये क्या है? नैतिक मूल्य ही है। ठीक, संविधान के सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास। बिल्कुल, अगर हमें सामाजिक परिवर्तन लाना है, ये चीज हमारे लिए इसका प्रावधान किया गया है, यानी हम शांतिपूर्ण रूप से कोई भी काम कर सकते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन ए क्या है आपका? गलत था। ठीक, आगे क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, क्या है? एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है। अच्छा, एक निकाय जो केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन करता है। अच्छा, एक निकाय जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। एक निकाय जो नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। क्या रहा? उपर्युक्त कथनों में से कौन से सरकार की अवधारणा को सबसे सटीक बैठता है? अब बताइए, सरकार की अवधारणा कौन सबसे सटीक बैठता है? आप ये देखिएगा, क्या सरकार का काम केवल अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकार का अंतरराष्ट्रीय साथ साथ देश के अंतर्गत जितने काम है सब कुछ क्या करेगी? सरकार ही करेगी। यानी स्टेटमेंट क्या, जहां केवल लग गए हैं, आप यही पकड़ लीजिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत लग रहा है। अगर दूसरा हम काट दें,
दूसरा कार्डिट ऑप्शन सी अपने आप ऑटोमेटिक आपका सही मिले, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ये आपका सही हो सकता है। बाकी क्या है, बिल्कुल सरकार एक निकाय के रूप कानून व्यवस्था बनाती है, बिल्कुल बनाती है। नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है, बिल्कुल काम करती है। यानी ऑप्शन 1, 3 और 4 आपका सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की भूमिका को सटीक वर्णन करता है, यानी हमें यह बताता है कि भारतीय संविधान क्या है, आपके लिए सटीक है, सही है, क्या है। यह धार्मिक संस्थानों को भूमिका को परिभाषित करता है। आप ये बताइएगा, क्या कहीं संविधान में ऐसा लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं की भूमिका क्या है? नहीं। आप 25 से लेकर 28 तक क्या किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, लेकिन धार्मिक संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया। यानी ऑप्शन पहला क्या है आपका, गलत है। ठीक है, अगला क्या है, यह समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक नियम का समूह बनाता है। क्या बताइए, क्या ऐसा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। जैसे कैसे सत्ता का आवंटन है, जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका और कार्यपालिका कि बच मध्य क्या है, शक्तियों का आवंटन है कि नहीं है? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की सीमा को निर्धारित किया। बताइए, जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक सीमा है, क्या इसको कोई परिभाषित की जाती है? क्या इसमें कोई सीमा है? नहीं। आप ये नहीं लगा सकते कि भाई साहब हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक लोग जो विविधता है, जैसे जिसकी भाषा कुछ और है, किसी का पहनावा कुछ और है, किसी की बोली कुछ और है, किसी खान पीन कुछ और है, सरकार इस पे मतलब संविधान इस पे पाबंद नहीं लगाती, बल्कि उसको संरक्षित करती। क्या करती है? संरक्षित करती, पाबंदी नहीं करती। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ठीक है, यह विशेष रूप से बहुमत के लिए अधिकार प्रदान करता है। ये बताइए, क्या बहुमत के लिए अधिकार प्रदान करता है? क्या ऐसा स्टेटमेंट कहीं लिखा गया? नहीं। यह बल्कि सभी नागरिकों की गारंटी देता है। क्या करता है? सभी नागरिकों के लिए बात करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन बी है क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका, सही है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, भारतीय निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख कार्य सटीक वर्णन करता है? यानी जो प्रियम्बल लिखे गए हैं आपके संविधान में, आखिर कौन से स्टेटमेंट उसको सही करता है? क्या है, यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। क्या न्यायपालिका की जिम्मेदारी रेखांकित करता है? कहीं लिखा गया न्यायपालिका क्या कार्य करेगा प्रस्तावना में? कहीं में नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यह राज्यों की शक्ति को सीमित करता है। क्या राज्य के क्या स्टेट में क्या वर्क होने चाहिए, क्या नहीं वर्क होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा गया प्रस्तावना में? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा गया है। यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। बिल्कुल, कैसे? हम भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष धर्म बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या, ये भारत की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनका लक्ष्य, उसको रिप्रेजेंट करता है। यह भारत के संविधान दर्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। इसे आत्मा भी कहा जाता है भारतीय संविधान का। ठीक है, इसलिए क्या प्रस्तावना में ये चीज लिखा गया है, ना तो किसी न्यायपालिका की जिम्मेदारी की बात की गई है, ना तो किसी का। ठीक है, यह नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। नागरिकों का अधिकार जो है दोस्तों कहाँ मिला गया? भाग 3 में। कहाँ पे? भाग 3 में है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। ठीक है, यहाँ उल्लेख किया गया है, ना कि वहां पे। ठीक, आगे चलते हैं। ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन 36 शक्ति का साझाकरण का एक उदाहरण है? 36 शक्ति का मतलब ये हो गया, कोई तीनों शक्तियां पैरेलल आपस में डिवीजन हो। कौन कौन सी शक्ति हैं इसमें? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों शक्तियां क्या होती है आपस में? 36 मतलब बटे हुए हैं। हायरार्किकल क्या होते हैं? हायरार्किकल का मतलब ये होता है दोस्तों, जब शक्तियों का आवंटन हायरार्की रूप से होता है। एक होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यहाँ पे तहसीलदार जो होगा, ऐसी जो हायरार्की बनेगी, इसे क्या कहेंगे? लंबवत कहेंगे, ये हायरार्किकल कहेंगे। और इसे जो समान कोई शक्तियों का आवंटन होता है, उसे क्या कहते हैं? 36 कहते हैं। तो भारत में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, ये इसी आधार पर। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी आपका सही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्ता के बंटवारे में दबाव समूह की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है? दबाव समूह, पहले समझते हैं दबाव समूह होते क्या है। दरअसल दबाव समूह दोस्तों ऐसे होते हैं जो
सरकार में भूमिका नहीं लेते, नहीं, सरकार में भागीदारी नहीं होते, सरकार में भागीदारी नहीं होते, बल्कि वो बाहर से इतना प्रेशर डालते हैं सरकार के ऊपर ताकि वो अपने हित में उनके निर्णयों को मोल्ड कर सके। जैसे क्या होता है, आपका श्रम संगठन जितने हो गए, श्रम संगठन हो गए, ठीक है, लेबर एसोसिएशन हो गया, टीचर एसोसिएशन हो गया, ये जितना ये दबाव समूह है ये क्या करते हैं, इसी तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है, कह रहा है वे निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उनका खुलकर विरोध करते हैं। यार दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इनका काम ये नहीं है, ये काम आपको सरकार के गिराने काम नहीं है, बल्कि इनका काम क्या है, सरकार की नीतियों के निर्णयों को प्रभावित करना। ठीक है, सरकार की नीतियों के निर्णयों को प्रभावित करना ताकि वो अपने हित में अपने काम को कर सके, ये इनका काम नहीं है। दूसरा, चुनाव, ये वे चुनाव शक्ति के लिए चुनावों में भाग लेते नहीं, ये चुनाव में भाग भी नहीं लेते, ध्यान देना, चुनाव में भाग नहीं लेते। वे राजनीतिक शक्ति धारण किए बिना निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया को प्रभावित कर, बिल्कुल वो क्या करते हैं कि राजनीति में भाग नहीं लेते, संसद चुनाव में भाग नहीं लेंगे, वो विधायिका में नहीं जाएंगे, बट वो अपने निर्णय के लिए काम करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही है। वे गठबंधन सरकारों की हिस्सा तो नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मौलिक अधिकार संसद द्वारा सामान्य विधि का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। आप ये बताइए, क्या मौलिक अधिकार सामान्य विधि से संशोधित किया जा सकता है? नहीं, स्टेटमेंट आपका क्या है, ये गलत है। कैसे हो सकता है? इसे अनुच्छेद 368 तहत संशोधन किया जाता है 2/3 बहुमत से। कितना? 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाता है, न कि साधारण बहुमत से। ऑप्शन एक आपका गलत है, यानी ऑप्शन अगर एक आप गलत करते तो ये दो ऑप्शन अपने आप कट गए। ठीक है, आगे क्या है? वे राज्य की कार्यवाही से सुरक्षित हैं और न्यायालय में परिवर्तनीय। बिल्कुल, जो फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों, न्यायालय में परिवर्तनीय मतलब क्या हो गया? अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 32 तहत, अनुच्छेद 226 तहत कहा होता है? हाई कोर्ट में। ठीक है, इस तहत हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। आगे क्या है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। क्या राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है? बिल्कुल, जहां बात आपके राष्ट्रीय सुरक्षा की आ जाए, क्या हो जाए? जहां बात सुरक्षा की आ जाए, जहां पर बात सार्वजनिक व्यवस्था की आ जाए, जहां पर बात क्या शिष्टाचार किया जाए, वहां पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका 2 और 3 दोनों सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट क्या था आपका गलत है। आगे क्या है? आगे आप सामने प्रश्न है कि अब ये 13 नंबर प्रश्न है। अब कह रहा है इसमें से आप बताना है कौन सा युग्म सही है इसमें से। ठीक है, सही सुमेलित पूछा है। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ये होता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया जाता है, उसको जब न्यायालय कहता है भाई साहब इसको मेरे सामने पेश करिए, उसे कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा करना। स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या है? परमादेश। परमादेश क्या है कि यह अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही को रोकने का आदेश नहीं दोस्तों। परमादेश जो होता है आपका, जो सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं, किसके खिलाफ? सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जब वो अपने अधिकारों को या अपने कार्यों को ठीक रूप से नहीं करते। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका दूसरा गलत है। उत्प्रेषण या किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति। अब बताइएगा क्या ये सही है या नहीं? आप ये देखिएगा, आपकी ये स्टेटमेंट जो देखिएगा थोड़ा सा, उत्प्रेषण में क्या होता है दोस्तों, जब न्यायालय, जो उच्च न्यायालय होते हैं या हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनके जो अधीनस्थ सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होता है उनसे कोई मामले मांग लेता है, कहते हैं भाई साहब पहले ये देखिए इस मामले में आपने क्या सुनवाई की। इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। क्या कहता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उत्प्रेषण को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को डीपीएस के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है? यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। आप बताइए, क्या नीति निदेशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके उल्लंघन के आधार पर आप इसे अपील नहीं कर सकते कि भाई साहब हमें इसको दीजिए, हमारा ये अधिकार है। नहीं, ऐसा डीपीएसपी में नहीं कहा गया। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। कहाँ? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। बिल्कुल। आगे क्या है? सभी स्थितियों में मौलिक अधिकार पर उन्हें वरीयता प्रदान किया गया है। नहीं दोस्तों, इन्हें वरीयता नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, सभी स्थितियों में ऐसा नहीं किया गया कि आप क्या नाम है इस पे वरीयता दिया जाए। नहीं,
इसमें क्या है, बल्कि संतुलन की भावना रखा गया है और ज्यादातर क्या क्या मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, किसको, फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी गई है, ना कि डीपीएसपी को। ठीक है, इन ऑप्शन तीसरा भी आपका गलत है। क्या सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने अब है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए जिम्मेदार है? आप बताइएगा कौन से, निर्वाचन आयोग, पश्चिमन आयोग, भारत का संसद और भारत का सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ये जो निर्धारण करता है पश्चिमन आयोग करता है। कौन करता है, पश्चिमन आयोग का ही काम है कि किसका कितना आरक्षण का होगा, किस निर्वाचन क्षेत्र में होगा, इसका काम कौन करेगा, पश्चिमन आयोग ही करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका, भारतीय संविधान में भारत के राज्यों का संघ के स्थान पे भारत के राज्यों का परिसंघ क्यों कहा गया है? आप बताइएगा, क्योंकि आपका अनुच्छेद में आपने लिखा होगा कि क्या पढ़ा होगा ये चीज कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें आप बताइएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक, इससे पहला क्या है, पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, क्या कि शब्द संघ यह प्रदर्शित करता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो आपका सही है। अम्बेडकर साहब ने इस पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो भारतीय संघ है अमेरिका से विपरीत है। अमेरिका से विपरीत मतलब क्या है, अमेरिका में जो है जितने संघ बना है, परिसंघ बना है, वहां राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। जबकि भारत में क्या है, भारत के पास ये अनिश्चित अधिकार है कि वह किसी भी राज्य को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, किसी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये पूरी संसद या संघ का अधिकार है और यह उसको अलग होने का अधिकार नहीं। भारत में कोई राज्य, भारत जैसे स्टेट हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये उससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हिम्मत नहीं इनकी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है आपका, ये गलत है। ठीक, स्टेटमेंट आपका ये सही है, ये अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट है। ठीक है, यही आपका सही है। अगला क्या है, परिसंघ का तात्पर्य है वित्तीय शक्तियों को केवल राज्यों के पास होता नहीं, ऐसा नहीं। परिसंघ का मतलब होता है राज्य और केंद्र अलग अलग शक्तियां आवंटित की जाएंगी, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। एक संघ राज्य किसी परिसंघ की तुलना में अधिक स्वायत्त होता है, नहीं दोस्तों, परिसंघ अधिक स्वायत्त होता है, ना कि संघ। ठीक है, संघ शब्द का तात्पर्य राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का आर्थिक सहयोग नहीं, ऐसा नहीं। ये स्टेटमेंट आपका भी गलत है। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र प्रणाली में अर्ध अध्यक्षीय है? किसका है दोस्तों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहां पे, आप बताइएगा, फ्रांस में है। कहां पे, फ्रांस में। ब्रिटेन में कैसा है, संसदीय है। ब्रिटेन में क्या संसदीय है, और यूएसए में क्या अध्यक्षीय है, यूएसए में क्या अध्यक्षीय में, और फ्रांस में क्या है आपका अर्ध अध्यक्षीय। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पे, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी कैसे हमें पता चलता है कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है? ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके सामने, अच्छा इसमें कोड नहीं दिया गया शायद, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन पे दिया गया है। देखिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के वरिष्ठ नेताओं के परामर्श से की जाती है। क्या ऐसा कहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो इससे नहीं होता कि न्यायपालिका स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती। क्या है, राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शामिल। बिल्कुल, ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे ही निर्माण होता है, यानी स्टेटमेंट आपका भी सही है। इससे हमें यह पता चलता है न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे। राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों गोपनीय प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों के लिए मतदान करते हैं। आप बताइएगा, होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसा होता है कहीं मतदान किया जाता है? न्यायाधीशों के ऊपर मतदान करने का अधिकार है संसद को? नहीं, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायाधीश के लिए मतदान नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन के पश्चात संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा न्यायाधीशों से पदमुक्त किया जा सकता है। अब साधारण बहुमत से न्यायाधीश को हटा सकते हैं? नहीं, 2/3 बहुमत से। कितना? 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, ना कि साधारण। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका बी क्या है, आपका सही है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली में प्राथमिक कारण क्या है कि एक पार्टी कम वोट लेकिन विधायिका में अधिक सीटें सुरक्षित कर सकती है? ठीक है, वह मुख्य कारक क्या है
जो किसी दल को फर्स्ट पास्ट के आधार पर निर्वाचन प्रणाली में कम वोट लेकिन अधिक विधायक सीटों को प्राप्त करने का अनुमति देता है। देखिए, आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली है, ऐसे क्या है जिसके आधार पर कोई विधायक आता है अपना सरकार बना लेती है। ठीक है, प्रत्येक मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों में से एक से अधिक वोट डाल सकते हैं। क्या कहीं भारत में ऐसा लिखा गया है कि एक मतदाता कई वोटर लिस्ट होता है, कई जगह को वोट डाल सकते? नहीं, आप जिस निर्वाचन नामावली के जहां आपका नाम होगा वहीं आप कर सकते हैं। यानी स्टेटमेंट क्या है, पहला आपका गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, बहुमत न होने की स्थिति में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को जीता जाता है। बिल्कुल, स्टेटमेंट फर्स्ट पास्ट में क्या मतलब है, मतलब ये मान लीजिए 100 मतदाता है, मैं इसको समझाते, 100 मतदाता है, 100 मतदाता है, 100 में से मान लीजिए पांच उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार है। अब ऐसा है नहीं सबको 20-20 वोट मिल जाएंगे, किसी को हो सकता है 30 मिले, किसी को हो सकता है 20 मिले, किसी को हो सकता है 10 मिले, किसी को हो सकता है 5 मिले, किसी को हो सकता है 7 मिले। अब क्या होगा, जो सबसे और ज्यादा वोट पाएगा उसी को क्या होगा, उसी को क्या क्या विजेता घोषित किया जाएगा। अब इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि इसने 50 वोट मतलब आधे से 50+1 से अधिक वोट नहीं पाए, 51 वोट नहीं पाए इसलिए विजेता नहीं। इसका मतलब जो सबसे अधिक वोट पा गया वही क्या होगा, विजेता होगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपके इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी आपको बताना है राज्यसभा की कौन सी शक्ति है। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। इतनी राज्यसभा की हिम्मत नहीं है, इतनी राज्यसभा की हिम्मत मतलब ये है, राज्यसभा यह नहीं कर सकती धन विधेयक को अस्वीकृत कर सकती, बल्कि यह संशोधन की सिफारिश कर सकती है। अब लोकसभा माने या ना माने इसके ऊपर है, लेकिन ये अस्वीकृति नहीं कर सकती। स्टेटमेंट पहला क्या आपका गलत है। दूसरा क्या है, उसमें इसमें राष्ट्रपति को पद को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति। बिल्कुल, अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसकी प्रक्रिया की जो शुरुआत होगी कहाँ होगी, राज्यसभा में होगी। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा क्या होता है, पदेन सभापति होता है, इसीलिए। ठीक है, अगर क्या है, राज्यसभा संसद के राष्ट्र सूची के मामले में कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्तावित पारित कर सकते हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 249 आपने पढ़ा होगा दोस्तों। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से समर्थन कर देती है कि भाई साहब आप राष्ट्र सूची कानून बना सकते हैं, तो संसद बना सकती है। यानी ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्या है, संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता नहीं दोस्तों। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, चाहे लोकसभा में पेश किया जाए या चाहे राज्यसभा में पेश किया जाए, किसी में पेश किया जा सकता, केवल राज्यसभा का इसमें अधिकार नहीं है। यानी स्टेटमेंट आपका चौथा भी गलत है। सही क्या हुआ, 2 और 3। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे क्या है देखिएगा, अगला क्या स्टेटमेंट है, थोड़ा सा संसदीय समितियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कर लीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है, कह रहा संसदीय समितियां केवल संसद सत्रों के दौरान ही कार्य करती नहीं दोस्तों। संसदीय समितियां जो है संसद सत्र के दौरान ही नहीं बल्कि संसद सत्र के बाद या हमेशा काम करती रहती है। ठीक है, जब संसद सत्र समाप्त हो जाता है समितियां अपना काम करती रहती है। स्टेटमेंट आपको पहला गलत है। समितियां बिलों को समीक्षा कर सकते हैं और सिफारिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति हो सकती है, या फिर लोक उपक्रम समिति होती है, सब क्या करती हैं, ये उस पर समीक्षा भी करती है और उसमें सिफारिश भी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, संयुक्त संसदीय समितियां क्या है, अस्थायी निकाय हैं। अब बताइएगा, क्या संयुक्त समितियां जो अस्थायी निकाय होती है? नहीं, ऐसा नहीं। स्टेटमेंट आपको क्या है, आपको गलत, अस्थायी नहीं होती। अस्थायी समितियां बजट की जांच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बताइएगा, क्या बजट के जांच के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? बिल्कुल, जो आपकी मंडलीय समितियां होती है दोस्तों, ये क्या काम करती हैं, बजट की जो भूमिका होती है, बजट की जांच वगैरह में इनका बड़ा अच्छा योगदान होता है। स्टेटमेंट क्या होगा आपका चौथा भी सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा आखिर कौन सा प्रश्न आपके लिए सही है। क्या है प्रश्न, क्या है आपके सामने, भारत में संसद की भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। क्या है, भारत में संसद वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। बिल्कुल, यानी आपने अनुच्छेद 114 में पढ़ा होगा कि कोई भी विधेयक बिना विनियोग के संचित निधि से पैसा नहीं खर्च किया जा सकता। यानी संचित निधि में किसका नियंत्रण है, संसद का ही नियंत्रण है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका सही है। बजट पारित होने के बाद सरकार व्यय की जांच में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत है दोस्तों,
संसद की भूमिका क्या होती है, संसद कैसे भूमिका कर सकती है इसमें? दो माध्यम से। एक होता है काय, काय का आपने पढ़ा होगा। काय की जो नियुक्ति होती है जिसे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, या सरकार जितना व्यय करती है उस पर नियंत्रण करता है। मतलब नियंत्रण तो नहीं करता, इसको समीक्षा करता है, आपने जो व्यय किया सही किया या गलत किया, कहाँ किया, कितना किया, ये सब काम कौन करता है? ये आपकी काय ही करता है संसद के माध्यम से। और जो काय होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संसद द्वारा महाभियोग कार्यवाही की जा सकती है। अब ये बताइए क्या स्टेटमेंट आपका सही है नहीं सही? किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है? ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्यों? अनुच्छेद, ये जो महाभियोग शब्द, हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, अब लिखा गया तो किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत किसको किया जाता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। और अनुच्छेद 124 तहत जो है क्या किया जा सकता है? राष्ट्र ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन इसमें 2, 1 और 3 दोनों सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है देखिएगा, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको विचार करना है। क्या है? कह रखा है इसे कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है? सदन के पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल विरोध कानूनी के तहत अयोग्यता के निर्णय लेने का अंतिम अधिकार। बिल्कुल दोस्तों, अगर सामान्य अयोग्यता का अगर निर्णय लेना होता है तो उस वक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं या राज्यपाल करते हैं, चुनाव आयोग के मतलब सलाह पर। लेकिन ये जो दल बदल विरोधी जो कानून होता है इसके तहत जो अयोग्यता निर्धारण किया करता है, यही करते हैं कौन? सदन के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, यह कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है, तीनों स्टेटमेंट सही है। पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बिल्कुल, एक केस आया था दोस्तों, कोहितो होलोहान केस में न्यायालय ने कहा था कि क्या कर सकता है, जो अध्यक्ष है इसका निर्णय जो है न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका इसमें चारों स्टेटमेंट क्या है आपके सही में। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्या है कि भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसमें कुट दिया है शायद, बिल्कुल कुट दिया गया है। देखते हैं क्या है, देखिएगा। न्यायाधीश वेतन और भत्ते के लिए कार्यपालिका या न्यायपालिका के आर्थिक रूप से निर्भर नहीं। बिल्कुल दोस्तों, क्यों नहीं निर्भर है? क्योंकि आपको पता है इनके जो वेतन भत्ते होते हैं भारत की संचित नीति पर निर्भर होते हैं। कहां पर? भारत की संचित नीति पर, भारत की संचित नीति पर निर्भर होते हैं। ये किसी कार्यपालिका या विधायिका के मतलब अनुदान पर नहीं स्थित है। ठीक है, ये भारत की संचित नीति होते, इसलिए इनके वेतन भत्तों पर कोई मतलब जब इनकी नियुक्ति हो जाती है कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, बढ़ा तो सकते ही। ठीक, क्या है? संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तभी चर्चा कर सकती है जब उनके निष्कासन की कार्यवाही नहीं चल रही। नहीं दोस्तों, संसद में ये प्रतिबंध लगाया गया है। संसद में प्रतिबंध है कि आप किसी न्यायालय के न्यायाधीश पे आप चर्चा नहीं कर सकते हो। तभी चर्चा होगी जब उनसे उनको हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद में चल रही हो, तभी चर्चा की जा सकती थी, अन्यथा नहीं। यानी स्टेटमेंट आपका दूसरा गलत है। अगला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के में साधारण बहुमत से कदाचार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता। नहीं दोस्तों, साधारण बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। किसे? 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी स्टेटमेंट आपका तीसरा भी गलत है। केवल एक स्टेटमेंट में सही है। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट ऑप्शन सी एक आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेज, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक, आपको बताना है कौन से स्टेट में कौन सा आपका प्रधानमंत्री हो सकता है। क्या है देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। यदि किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, जैसे अगर होता क्या है, अगर स्पष्ट दल बहुमत नहीं प्राप्त होता तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, तो क्या कर सकता है, किसी भी दल को मतलब कि किसी को भी कहता है वैसे आप प्रधानमंत्री बनिए, नियुक्ति करेगा और कहेगा अब 1 माह या कुछ समय, जो 1 माह कह सकता है या कुछ समय निश्चित कर सकता है कि इसके अंदर आप क्या करिए, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करिए। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है। ठीक है, आगे क्या है? अगला क्या स्टेटमेंट है? लोकसभा में बहुमत हासिल न होने पर
राज्यसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं भी प्रावधान पूरे संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात लोकसभा में पटल पे बहुमत साबित करने के लिए करना होता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, कुछ समय दिया जाएगा, कुछ समय की निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राष्ट्रपति कहेगा मैं आपको नियुक्त कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करिए, अपना बहुमत सिद्ध करके हमें दिखाइए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है आपका तीसरा सही है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो वह प्रधानमंत्री के लोगों को प्रत्यक्ष चुना जाती। क्या ऐसा कहीं भारत के संविधान में है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं चुना गया तो भारत की जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुन लेगी? नहीं, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। यानी इसमें स्टेटमेंट जो आपका सही है पहला और तीसरा, क्या है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इनमें ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, आगे आइएगा, क्या है, भारत में न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में उल्लिखित कौन सा कथन सही है? क्या है, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक स्पष्ट प्रावधान है। आप ये बताइएगा, क्या पूरे संविधान में कहीं न्यायिक समीक्षा का उल्लेख किया गया है? नहीं, कहीं भी नहीं किया गया। ध्यान देना, पूरे संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। स्टेटमेंट आपको क्या है, पहला गलत है। न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है जो केंद्र या राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि इसमें लिखा गया न्यायिक समीक्षा में, ये अपने न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बुनियादी ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, बुनियादी ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां पे या संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं है, तो उसे क्या कर सकती है, न्यायपालिका इनवैलिड करार कर दे सकती है। एक वैध कब आया था, केशवानंद भारती वाद भी ऐसा निकल कर आया था। स्टेटमेंट क्या आपका दूसरा सही है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की समीक्षा तभी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। दोस्तों, ये तो करता ही करता है, केवल इसी आधार पर नहीं कर सकता, ध्यान देना है, बल्कि अन्य आधारों पर अगर संविधान का उल्लंघन हुआ, संविधान का उल्लंघन हुआ या फिर संविधान का उल्लंघन हुआ या फिर बुनियादी ढांचे का उल्लंघन हुआ, क्या कर सकता है, इसमें आपको जो न्यायालय है इसे इनवैलिड कर सकता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अन्य पर भी ये कर सकता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संवैधानिक प्रावधानों के पालन करता है या नहीं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। इन स्टेटमेंट 2 और 4 आपका सही है। कहां 2 और 4? ऑप्शन बी में आपका सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं जितना सभी सही एक्सप्लेन कर दूं आपको सामने, ताकि आप कोई समस्या न हो। ठीक है, देखिएगा क्या है आपके सामने प्रश्न, देखिएगा, भारत के न्यायपालिका की संरचना का अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं सही। ठीक है, देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार होता है, किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जिला अदालत मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक मामले संबंधित मामले सुनवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कोई चोरी हो, कोई रेप हो, कोई हत्या हो, क्या होता है, पहली अपील जो दायर की जाती है कहाँ होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। यानी ये अधिकार आपको हाई कोर्ट के पास, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के बहाल करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति। बिल्कुल, किस अनुच्छेद तहत, अनुच्छेद 226 तहत क्या कर सकता है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका तीसरा भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अपील अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों के बीच विवादों को प्रत्यक्ष सुनवाई कर सकते हैं। क्या ये अधिकार है दोस्तों? दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते, ध्यान देना, प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता। बाकी स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी 1 2 3, 1 2 3 कहां है, ऑप्शन सी में आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्या है, कह रहा है भारत में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिएगा अधिक से अधिक समझने की, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आमतौर पर अदर जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जनहित याचिका उन व्यक्तियों को अनुमति देती है जो प्रत्यक्ष तौर पर पीड़ित नहीं है और उनकी ओर से कोई मामला दर्ज करने की अनुमति देती है। ध्यान देना, जो जनहित याचिका है, जो आपके एक न्यायाधीश थे पीएन भगवती, उन्हीं के विचारों से, उन्हीं के निर्णयों से उभर कर आया है, जिसमें आप अगर पीड़ित हैं, आपके स्थान में कोई एनजीओ जा सकता है। कौन जा सकता है? कोई एनजीओ जा सकता है, कोई अदर व्यक्ति आपकी समस्या लेके हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका पहला सही है। ठीक है,
दूसरा क्या है, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका को प्रतिबंध के बिना विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। दोस्तों न्यायिक सक्रियता ऐसा नहीं है आप किसी उनको प्रतिबंध नहीं कर सकते, कार्यपालिका और विधायिका कार्यों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं देता, ठीक है, बल्कि शक्ति केवल इतना है कि आप अपने क्या कर सकते हैं, संवैधानिक दायरे में काम करिए, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तब उस पर आप निर्णय दे सकते हैं, जबरदस्ती यानी नहीं, यानी स्टेटमेंट आपको दूसरा गलत है। तीसरा क्या है, भारत में न्यायिक सक्रियता ने मौलिक अधिकार को उनके पारंपरिक दायरे को विस्तार किया। बिल्कुल, न्यायिक सक्रियता से दोस्तों आपको पर्यावरण का अधिकार मिला, फिर आपको क्या नाम है कि जीवन का अधिकार मिला, या स्वच्छ वायु का अधिकार मिला, या फिर अन्य प्रकार की जो स्वतंत्रताएं मिली हैं इसी से मिला है, न्यायिक सक्रियता से मिला है। यानी मूल अधिकार से जितने न्याय आपके अधिकार जो दायरे से बाहर निकले हैं इसका उल्लेख किया गया है वो इसी से मिला है, न्यायिक सक्रियता से ही मिला है। यानी स्टेटमेंट क्या है, तीसरा आपका सही है। जनहित याचिका के मामले में समाचार पत्रों की रिपोर्ट या संबंधित नागरिकों द्वारा न्यायालय को भेजे गए पत्रों पर आधारित हो सकती है। बिल्कुल, न्यायपालिका जो है स्वतः संज्ञान ले सकता है जनहित समाचार पत्रों के माध्यम से, या आप उन्हें से लेटर कोई लिखते हैं उस पर भी क्या किया जा सकता है, न्यायपालिका संज्ञान ले सकती है। स्टेटमेंट आपका सही है, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा कहें दोस्तों, स्टेटमेंट ऑप्शन ए आपका सही, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन एसईसी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव की निगरानी के लिए करता है। बिल्कुल, जो राज्य चुनाव आयोग के दोस्तों इसी समय इसका गठन किया गया था, इसी संविधान संशोधन द्वारा, और यह क्या काम है इसका, स्थानीय निकायों को चुनाव को संपन्न कराना, ठीक है। अगला क्या है, भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है और इसे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को देखरेख काम सौंपा गया। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका दोनों सही है और कथन कार्य दोनों ही स्पष्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन इससे इसका कौन सा कथन, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में विचार करना है आपको। आप बताना कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को न तो स्वीकृति से रोक सकता है न ही वापस कर सकता है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट आपका 100% सही है, क्या कि वो किसी प्रकार से किसी विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से पहले विचार विमर्श राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजने का विवेकाधिकार नहीं। दोस्तों, आप संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति या तो कुछ नहीं कर सकता स्वीकृति के सिवा। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया है तो आप इसे पुनर्विचार के लिए नहीं ले सकते। और जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से विचार लेता है अनुच्छेद 143 के तहत, वह किसी लोक व्यवस्था लोक से संबंधित होता है, उससे लेता है, ना कि वैसे ले लेता है, ठीक है। कोई सार्वजनिक मामला है या उससे संबंधित लेता है, इससे संबंधित नहीं लेता। आगे क्या है, संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन संसद दोनों सदनों को विधेयक पारित होने के बाद उसकी मंजूरी एक औपचारिक होती है। बिल्कुल ध्यान देना है, जब उसका हस्ताक्षर होगा तभी संशोधन माना जाएगा, लेकिन जब दोनों सदनों ने यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया तो मान चलिए उसको अनुमति देने के लिए वो बाध्य है, उसको रोक नहीं सकता। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, तीसरा सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, 30 ऑप्शन सी मतलब पहला सही है और तीसरा सही है, यानी 1 और 3 का है, ऑप्शन 3 में सही है, सी में सही है। आगे चलते हैं, क्या है अगला, क्या है भारतीय संघीय संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है, भारत को संविधान में राज्यों को संघ के रूप में जाना जाता है। आप बताइएगा क्या भारतीय संविधान को भारत के राज्यों के संघ में वर्णित किया गया है, ऐसा है। अच्छा, आगे चलिएगा, स्टेटमेंट फिर पढ़िए, अगला स्टेटमेंट देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में आधारित है, संघ, राज्य और समवर्ती। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। पहले दूसरा स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। अगला क्या है, संविधान संघीय संसद द्वारा राज्य की सीमाओं को एक तरफा परिवर्तन करने की अनुमति देता है। ये बताइए क्या स्टेटमेंट आपका सही है। बिल्कुल, आपके जो केंद्र होता है, केंद्र को यह शक्ति होती है किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकता है,
नाम में परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, इसके बगैर नए राज्य का निर्माण कर सकता है, इसका अधिकार किसको है? संसद को है। यानी ये संघ क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देना, भारतीय संविधान में राज्यों को संघ के रूप में जाना जाता है, ऐसा नहीं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये आपको चरित्रात्मक रूप से मिल सकता है, बाकी इसमें राज्यों को अलग होने की अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, स्टेटमेंट आपका ऑप्शन बी सही होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? इसमें कह रहा है आपको दो कथन किए गए, कथनों का अर्थ दिया गया है, आपको इस पर विचार करना है। सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई राज्यों के गठन किया गया है। बिल्कुल। हुआ क्या था कि एक आंध्रा के एक थे श्री रामल्लू साहब थे, जिन्होंने भाषा के आधार पर क्या किया? राज्यों के गठन की बात किया गया था। ठीक है, हालांकि इस पे कई आयोग गठित किए गए, जिसमें एस के धर आयोग, फिर JVK आयोग, इसने मना किया था। इसने कहा भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया। फिर एक आपके कमीशन गठन किया गया था, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली का आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में, जिसका गठन किया गया 1953 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया था? 1956 में दिया था। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें यह कहा गया एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, बल्कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य को इन्होंने मना ही किया था। ठीक है, क्या है? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से लोगों को अपनी मूल भाषा शासन करने की अनुमति मिली, जिससे सरकार और लोगों के बीच बेहतर संचार का सुनिश्चित हो। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमारे और सरकार के बीच में एक ही मीडियम है, एक ही भाषा है, स्वाभाविक है हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इसमें क्या है? कथन 1 और 2 दोनों क्या करते हैं? सही है, और दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है आपका? अगला स्टेटमेंट क्या है आपको? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अब बताइए क्या कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है, कौन सा आपका गलत है। ठीक है, इसमें शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान है तथा जनसंख्या के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब बताइएगा किया गया कि नहीं किया? बिल्कुल, ये 3 प्रकार के इसमें बनाए जाते हैं, जिसमें क्या है? एक होता है नगर पालिका, एक होती है आपकी नगर पंचायत, एक होती है नगर निगम। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्थापित किया जाता है। यानी ये आपका स्टेटमेंट आपका पहला सही है। दूसरा क्या है? यह सभी नगर पालिकाओं के सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, जबकि नगर पालिका के अध्यक्षों के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही। ध्यान देना है, जो वार्ड मेंबर जिसे कहते हैं, वार्ड मेंबर जो होते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट जनता चुनती है। किसको चुनती है? जनता चुनती है। अब इसके बाद इसका जो चुनाव होता है, वार्ड मेंबर क्या करते हैं? अध्यक्ष चुनाव करते हैं। इनमें वार्ड मेंबर में से एक क्या करेगा? अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? अगला स्टेटमेंट आपका है प्रत्येक नगर पालिका का आधी सीटें महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए। दोस्तों आधी नहीं है, 33% का प्रावधान संविधान में है, न कि आधी की। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्या है? नगर पालिका को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया। बिल्कुल दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और इसमें कितने विषय 12वीं अनुसूची में? 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत क्या कर सकते हो? कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, और प्लस अपना जिस प्रकार की जो योजनाएं लॉन्च करना है उसको कर सकते हैं। यानी स्टेटमेंट आपका पहला, दूसरा, चौथा आपका सही है। पहला, दूसरा, चौथा यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आगे सामने? क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है? जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति उसके प्रावधान वास्तु से असहमत होकर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। नहीं दोस्तों, जो अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले देखा था, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगर भेजने का अधिकार है कि वो साधारण बहुमत को, किसको? साधारण बहुमत से, न कि संविधान संशोधन विधेयक पर। ठीक है, अगला क्या है? राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन पर सहमति रोक सकता है यदि विधेयक राज्यसभा की अपेक्षित संख्या अनुमोदित नहीं किया है। तो आप बताइए क्या स्टेटमेंट आपका सही? नहीं। अब मैं बार बार कह सकता हूँ और कह रहा हूं, इसे सहमत के लिए नहीं रोक सकता। अगर संविधान संशोधन विधेयक आ गया, राष्ट्रपति को जो अनुमति होती है और औपचारिक होती है, ध्यान देना औपचारिक होती है, उसे रोक नहीं सकता। यानी ऑप्शन डी इसमें होगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? गलत है। आगे चलते हैं।
व्यक्तिवाद और सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण के संदर्भ में आपको विचार करना है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत अधिकारों को पर समुदाय के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। क्या ऐसा कहीं है? नहीं दोस्तों, आपके संविधान में दोनों को संतुलन की बात की गई है, व्यक्तिगत के अधिकार को भी और आपके सामूहिक अधिकार को भी, ना कि वहां पर वरीयता किसी को नहीं थी। यानी स्टेटमेंट आपका पहला गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में सकारात्मक कार्यवाही समाहित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों, जो आपके संविधान में जो सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, यह व्यक्तिगत कल्याण के लिए है। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये क्या है? व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक रूप से है, ताकि उन वर्गों जो वंचित है समाज में उनको उत्थान मिल सके, अपने आप को विकास में भागीदार हो सके, खासकर एससी एसटी के लिए जो प्रावधान किए गए उसके लिए भी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का उदारवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ साथ सामूहिक कल्याण पर बल देता है, जो शास्त्रीय पश्चिम उदारवाद से अलग है। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत का जो उदारवाद है वो कहता है हमें व्यक्तिगत स्वायत्तता तो देना ही देना है, साथ ही हमें ये क्या करना है, सामाजिक कल्याण भी करना है। ठीक है, और पश्चिम में ऐसा नहीं, पश्चिम मतलब यूरोप में ऐसा प्रावधान नहीं। यानी स्टेटमेंट क्या होगा आपके सामने? स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला आपके सामने प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है। क्या 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको विचार करना है। क्या है? राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के बीच राजस्व वितरण सिद्धांत को सिफारिश करता है। बिल्कुल, ये क्या करते हैं? जो राज्य वित्त आयोग, इसका गठन कब किया गया था? इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। किसके? 73 और 74 द्वारा किया गया था। इसका काम क्या था? राज्य के बीच में और पंचायतों या स्थानीय निकाय के बीच जो उनका राजस्व है वितरण उसको दिया जाए, ताकि वो अपना क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक है, आगे क्या है? राज्य वित्त आयोग स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्वायत्तता सुधार करने उपाय सिफारिश करने का अधिकार है। बिल्कुल, ये क्या कर सकता है? जो स्थानीय निकाय हैं उनके क्या कर सकता है? उनके वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए, वित्तीय अधिकार को बढ़ाने के लिए बात कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है आपका? राज्य वित्त आयोग की सिफारिश राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। दोस्तों ध्यान देना, जितने भी आयोग है इसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कभी भी आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। यानी स्टेटमेंट आपका तीसरा गलत है। अगर तीसरा देख लिया जाए, ये भी गलत, यानी ये ऑप्शन आप कट गया। क्या है? राज्य वित्त आयोग केंद्र वित्त आयोग की तरह हर 5 वर्ष में राज्य विधानमंडल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से राज्य वित्त आयोग केंद्र वित्त आयोग क्या करता है, अपनी इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपता है, उसी प्रकार से ये भी अपना सौंपता है। यानी स्टेटमेंट आपका चौथा भी सही है। यानी 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या? भारत में न्यायाधीश के हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा। कैसे हटाए जाते हैं न्यायाधीश, इसके बारे में विचार करना है। क्या है? एक न्यायाधीश को साबित कदाचार, अक्षमता या सार्वजनिक विश्वास की कमी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों ये तो सही था, लेकिन सार्वजनिक का विश्वास क्या है? नेता है कोई, मतलब न्यायाधीश नेता थोड़ी, जो सार्वजनिक का विश्वास होगा उसको हटा दिया जाएगा। नहीं, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। साबित कदाचार, अक्षमता हो सकता था, लेकिन ये नहीं हो सकता सार्वजनिक विश्वास नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज ध्यान देना, एक अधिनियम है 1968 का, न्यायिक जांच अधिनियम 1968 का, उसके तहत इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। जो न्यायपालिका होती है, न्यायाधीश के हटाने या फिर ले जाने की मतलब जो प्रक्रिया होती है कि लोकसभा में कितना प्रावधान किया जाएगा, राज्यसभा में जो प्रावधान किया जाएगा, पूरी प्रक्रिया का उल्लेख उसी में किया गया। ये पूछा गया, ये इसका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला क्या है? किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों की, या राज्यसभा में लोकसभा में 50 सदस्य, लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी। बिल्कुल दोस्तों, ये जब समर्थन कर देंगे उसके बाद सदन क्या करेगा? 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, तभी इसे हटाया जा सकता, नहीं अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे क्या आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 बहुमत से
आवश्यकता होती है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप सदन में प्रस्ताव लेकर आते हैं, मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्य लेकर आए, राज्यसभा में 50 सदस्य लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए कि हमें नई न्यायाधीश को हटाना है, तो उसको कम से कम उस सदन का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कितना? 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। और ये बहुमत उतने होना चाहिए जो सदन का 50% प्लस 1 होना चाहिए, सदस्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी स्टेटमेंट आपका बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? जोनोसाइड कन्वेंशन 1948 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करिए। जोनोसाइड मतलब ये तो नरसंहार। जोनोसाइड मतलब नरसंहार। जब व्यक्ति नरसंहार पे व्यक्ति उतर जाता है, किसी एक दूसरे नस्ली भेदभाव या किसी अन्य आधार पर जो हत्या होने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? जोनोसाइड कहा जाता है। कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि है थी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है। ये पहली संधि थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जोनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध काल और शांति काल दोनों समय में हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो होता है युद्ध काल और जो इसमें मतलब नरसंहार कब हो सकता है? जरूरी नहीं युद्ध हो तभी नरसंहार हो, वैसे भी नरसंहार होता है, सामाजिक हिंसा होता रहता है। ठीक है, इसलिए आगे चलते हैं। जैसे अभी क्या है, क्या नाम है इसमें जैसे म्यांमार वगैरह में रोहिंग्या के साथ समस्या है, या अफगानिस्तान जो समस्या है, क्या नरसंहार ही तो हो रहा है? या सूडान जो समस्या है, क्या है? नरसंहार ही तो हो रहा है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिलिस्तीन जो इजराइल वाली स्थिति, वहां भी नरसंहार हो रहा है। ठीक है, भारत इस समय का हिस्सा नहीं दोस्तों। भारत इसका जो था 1949 में ही हिस्सा हो गया था और 1959 में इसे अनुसमर्थन दे दिया था। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला दूसरा क्या स्टेटमेंट क्या आपका सही है। आगे चलिएगा। लोकतंत्र के में संविधान के प्राथमिक भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या? संविधान का मुख्य रूप से सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना नहीं है। ये बताइए क्या कहीं है ऐसा लिखा गया है? भाई साहब, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकार का संरक्षण मतलब सरकार के काम के काज को रूपरेखा प्रदान करता ही करता है, बल्कि साथ में क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसलिए स्टेटमेंट क्या आपका पहला गलत है। अगला क्या है? एक औपचारिक प्रक्रिया के पालन किए बिना एक संविधान को मनमाने ढंग से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल नम्य दिशा निर्देशों का एक सेट के रूप में कार्य नहीं दोस्तों। संविधान को मनमाने तरीके से अगर संशोधन किया जा सकता होता ना, अब तक संविधान पूरा बदल गया होता। पूरा संविधान बदल गया। सोचो, पहले 370 हटाने में सरकार को जब 70 साल लग गए, तो सोच सकते संविधान संशोधन प्रक्रिया कितनी कठिन होगी। ठीक है, यानी साधारण से नहीं बल्कि इसके 2/3 बहुमत से। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं, 50% राज्य भी की सहमत भी जरूरी। जो संघीय विषय होंगे उसमें अगर आप संशोधन करते हैं तो 50% राज्य के समर्थन भी जरूरी होता है। जैसे अभी क्या जीएसटी संशोधन हुआ था, जीएसटी जब संशोधन हुआ उसमें 2/3 बहुमत भी था और 50% राज्य की भी सहमति, 50% आधे राज्य की सहमति जरूरी थी। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट आपका भी दूसरा भी गलत है। ठीक है, आगे क्या है? पहला दूसरा का गलत कर दें, आपका ऑप्शन बी अपने आप सही से जा रहा है। फिर भी हम एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, संविधान की शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करता है और संभावित सरकारी अतिक्रमण को नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। बिल्कुल दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण कैसे? न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों का पृथक्करण है नहीं? बिल्कुल, स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या है? यह स्वयं प्रक्रियात्मक शासन की विशेषता है, सीमित रखता है और मुख्य रूप से निर्वाचन प्रणाली में नियोजित करता है। दोस्तों, ये ऐसा कोई ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन न्यायिक समीक्षक अवधारणा को सटीक बनता है? न्यायिक समीक्षक मतलब ये होता है दोस्तों, जब न्यायपालिका कोई कानून को सरकार के निर्णयों की क्या करता है, संवैधानिकता की जांच करता है कि क्या ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। देखते हैं। न्यायपालिका सरकारी बजट की समीक्षा करती है। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? गलत है। न्यायिक समीक्षा का चुनाव परिणामों पर सरकार के अनुपालन की गारंटी प्रदान करती नहीं। न्यायपालिका कानून और सरकारी कार्यवाही को संवैधानिकता वैधता जांच करती। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। यानी जब न्यायपालिका सरकार की वैधानिकता की जांच करने लगी, भाई साहब आपने जो कानून बनाया है विधि सम्मत है या नहीं है, उस प्रकार क्या है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतंत्र की आलोचना के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना है। कौन बताना है कौन सा लोकतंत्र का आपका ये स्टेटमेंट सही है या गलत है लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, क्या है? नेतृत्व में बार बार बदलाव के परिणाम स्वरूप
राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है और जिससे दीर्घकालिक नीतियों कार्यान्वयन धीमी हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, होता क्या है, पहले जब बहुमत दल की सरकारें नहीं बनती थी एक दल की, क्या होता था, ये होता था, बार बार समस्या होती, हर 6 महीने प्रधानमंत्री 90 के नाम क्या होता था, 1990 के समय में क्या होता, हर 6 महीने का प्रधानमंत्री, दो दो साल प्रधानमंत्री, 1 महीने का प्रधानमंत्री, ऐसा होता या नहीं होता। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका पहला सही है। आगे क्या है, लोकतंत्र तेजी से आर्थिक विकास की गारंटी देता है क्योंकि निर्णय हमेशा जन सहमति से लिए जाते हैं। क्या बताइए दोस्तों, क्या आर्थिक निर्णय आर्थिक विकास की गारंटी होती है? अगर ऐसा होता होता तो 90 के ईरा में जब भारत आर्थिक मंदी की स्थिति में गया था तो फिर उसको कोई समस्या नहीं होती। यानी स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत। ऐसा नहीं है कि आर्थिक गारंटी होता है आर्थिक विकास होता रहता है। भाई जब सरकार ही स्थिर नहीं है तो कैसे हो सकता है? और जब जहां गठबंधन की सरकारें होती वहां क्या होता, लोग वहां लूट की सरकार से हम कह सकते, क्यों? क्योंकि हर मंत्री हर चीज अपने लूट खाए पड़े, उनसे विकास से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है। लोकतंत्र के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब होता है। आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? नहीं सही है। ठीक है, आगे क्या है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आगे क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ प्रमुख तर्क यह है कि यह बहुमत के शासन के पक्ष में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करते नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है। लोकतंत्र क्या करता है, आपको बहुमत की संख्या के खिलाफ अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उपेक्षा नहीं करता। क्या है, अधिकारों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है, उपेक्षा नहीं करता है, ताकि अल्पसंख्यक भी समाज में बने रहे, उनको कोई प्रताड़ना ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट आपका गलत है। यानी स्टेटमेंट कौन सा सही है आपका? पहला और तीसरा, पहला ही और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न है, सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली के कामकाज के निम्नलिखित कौन सा अधिकार आवश्यक है? अब बताइए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है। जनता का शासन क्या होता है? लोगों को विचार होगा, लोग विचार अपना कैसे देंगे? मतदान के द्वारा। यानी मतदान का अधिकार जो होता है ऐसा अधिकार देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनरेटिव या प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर जैसे एआई टूल्स के महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए जाते हैं? तो कौन सा? स्वास्थ्य क्षेत्र में, किसमें? स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, आगे क्या, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यह उन्नत गणनाओं के लिए क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य है? हमें क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना है। ठीक है, अगला क्या है, इसका उद्देश्य सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम के संचार नेटवर्क का निर्माण करना है। ये पीछे स्टेटमेंट आपका सही है। यह ब्लॉकचेन सिस्टम में एआई क्षमताओं को बढ़ावा देता है। नहीं दोस्तों, ब्लॉकचेन सिस्टम का इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। स्टेटमेंट तीसरा गलत है। अगर स्टेटमेंट आपका गलत है, ऑप्शन 1 और 2 आपका सही हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। आपको विचार करना है कि निम्नलिखित में विचार करना, क्या अधिकरण माने ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा, ट्रिब्यूनल जो होते हैं बार बार गठन किए, जैसे नदी ट्रिब्यूनल हो गया, किसी विवाद का ट्रिब्यूनल हो गया, उसको गठन किया जाता है, उसके बारे में आपको विचार करना है। क्या है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका उद्देश्य पारंपरिक न्यायालय को बोझ को कम करना। बिल्कुल दोस्तों, जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जब न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। ठीक है, इस अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में सभी अधिकारियों के पास उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को अपील का अधिकार है। आप बताइए, क्या क्या ऐसा कोई है कि क्या नाम है कि भारत के सभी अधिकारियों के पास उच्च न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय के अपील अधिकार क्षेत्र? ध्यान देना दोस्तों, ऐसा नहीं। कुछ मतलब कि कुछ ट्रिब्यूनल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए इसका संरचना 2 प्रकार हो सकती है। ये देखिए, ये ट्रिब्यूनल हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये आपका ट्रिब्यूनल। कभी कभी होता है क्या, ट्रिब्यूनल का निर्णय हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। और कभी कभी कुछ ट्रिब्यूनल का गठन ऐसे किया गया है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है ट्रिब्यूनल की संरचना कैसी, किस आधार पर किया गया है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट आपका दूसरा गलत है। अधिकार का निर्णय का अपील संबंधित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास हो सकती है, जो अधिकार नियंत्रण के कानून पर निर्भर करता है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है कौन सा ट्रिब्यूनल गठन किया गया, किस अधिकार क्षेत्र में किया गया है। स्टेटमेंट आपका तीसरा सही, यानी क्या होगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, पंचायत के वित्तीय सशक्तिकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। क्या है, कह रहा है
अनुच्छेद 243 पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस के आरोपित करने, वसूलने और आवंटित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्या है, अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करने का अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, 243 आई में क्या है, वित्त आयोग के गठन की बात करता है, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करता है, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्या है अगला प्रश्न, क्या है, उच्चतम न्यायालय के विधिक सेवा समिति के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसे नालसा एक्ट कहते हैं, नालसा एक्ट आपने पढ़ा होगा, 1987 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका उसी तहत किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश SCLC अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि अन्य न्यायाधीश काम होता है। कौन, अन्य न्यायाधीश होता है, न कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इन दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत होगा, दूसरा यहाँ गलत होगा, दूसरा यहाँ गलत, यानी ऑप्शन 1, 3 पहले सही हुए। ये एलिमिनेशन मेथड है, फिर भी ऑप्शन हम पढ़ते हैं। क्या है, SCLSC समाज के वंचित और सीमांत समुदाय को निःशुल्क उपयुक्त विधिक सेवाएं प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, यह निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है देखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया इस साक्षी एप्लीकेशन संसद सदस्यों को अनुमति देता है। दोस्तों, होता क्या है, जो संसद सदस्य हैं इनको हर वर्ष करीब 5 करोड़ रुपए मिलता है, शायद अब 8 करोड़ हो गया है। MPLADS मतलब ये है, इनका जहां ये क्षेत्र है उस क्षेत्र में विकास करने के लिए कुछ पैसा मिलता है। अब उसी लिए जो चूंकि ये जो पैसा मिलता है इसका कार्यान्वयन सांख्यिकी मंत्रालय करता है, इसलिए उसने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इस साक्षी एप्लीकेशन इसी से संबंधित है। क्या, संसद सदस्य के स्थानीय क्षेत्र में MPLADS के तहत विकास परियोजनाओं को ट्रैक करने, प्रस्ताव और पर्यवेक्षण करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपको क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत संचालित होता है। दोस्तों, रक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास या फिर शिक्षा विभाग। ये कब होता है दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। ठीक है, अगला क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने गुट निरपेक्ष के बारे में, जो कभी जो सम्मेलन हुआ था इसके बारे में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 19वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में को विचार करना है। शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक संपन्नता के लिए सहयोग को गहन करना था। कंपाला घोषणा संयुक्त राष्ट्र को प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन का बल देना था। फिर क्या, दक्षिण सूडान इस शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 121वां सदस्य बना। बिल्कुल दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही होगा। दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको डिस्ट्रिक्ट साथ विजन IAS और संस्कृत IAS की कोशिश रहेगी क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है अमोक क्लासेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।